सो जीके जीएस के आपके लेक्चर नंबर 11 में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का, जितने भी गाइस नौ यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम। चलिए फटाफट से आ जाइए, लाइव क्लास से जुड़ जाइए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आपको @यूनियन क्लासेस करके अगर जुड़ना है, जितने भी नए गाइस जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन होने से आपको फ़ायदा ये होगा, PDF नोट्स विथ आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे गाइस प्रोवाइड कराया जाते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपको बता दें, लेक्चर 11 में सबसे पहले लेक्चर 10 की बात किया जाएगा। सो लेक्चर 10 में सिर्फ 2 गाइस होमवर्क किए हैं, वो टोटली कौन कौन से हैं आपको पता होगा। यहाँ पे 2 गाइस हैं और जिन्होंने किया है वो तो सोच रहे हैं जी मैम बिल्कुल हम तो किए ही हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं किए होगा। यहाँ पे कंटिन्यूली भी बात किया जाएगा, यानी कि कंटिन्यूली भी बताया जाएगा कि कौन कौन गाइस जुड़ रहे हैं अपने सेशन से। लेकिन उसके पहले बताएंगे कि रूपम और जो सैनी है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस क्लासेस से जुड़े हैं। यानी कि जुड़ने के तो बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ होमवर्क किया। होमवर्क स्टूडेंट्स नेम लिस्ट है रूपम एंड सैनी। थैंक यू, क्योंकि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, वेल डन। अब यहाँ पे बता दिया जाए कंटिन्यूली स्टूडेंट्स जो नाम होता है उनकी लिस्ट क्या है, कौन कौन है। सभी के मन में हो रहा होगा मैम मेरा नाम बता दीजिए, मैं मेरा नाम, सभी का नाम बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जीके जीएस में एक इम्पॉर्टेंट बताया जाएगा गाइज कि थोड़ा सा सीरियसली हो जाओ कि फॉर्म आपका कब आएगा, और साथ ही साथ फॉर्म आपका कब आएगा वो फिलिंग करना है। वो तो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन आप फॉर्म कब आ सकता है गेस्ट बता दे रहे हैं। एग्ज़ाम कब होगा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले कंटिन्यूली आप नाम सुन लीजिए बिल्कुल। कि यहाँ पे प्रदीप, आदर्श, निखिल, रूपम, प्रमोद, सैनी, फारहीन, दीप्ति, निहारिका, शशि, नीलेश, निकिता, गेमिंग वाईटी, एंड फिर से एकता, संजय, वैशाली, अतुल, श्वेता, ज्योति, ऋषभ, सोनम, योर थिंक कॉमरेड एंड यारी के कॉमरेड जी हैं। फिर से पवन, मानसी, आकांक्षा एंड मुकेश एंड सौम्या, जो कि नए गाइस 2-3 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं अपने इस सेशन से, अपने इस फैमिली से। सो जल्द ही अपनी इस फैमिली को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे रोज़ाना आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे गाइस, और एक भी क्लासेस आपका मिस ना हो पाए। अभी जस्ट 3:30 बजे वाली क्लासेस में आप हिंदी का सेशन से देखे हैं, लेकिन यहाँ 5 बजे वाली क्लास में गाइज आपको जीके पढ़ाया जाएगा। इस जीके में फॉर्म कब आएगा, माइंड में आपके निर्भर हो चुका है फॉर्म कब आए। चलिए मैम जल्दी से तो बता दीजिए फॉर्म कब आएगा भैया। फॉर्म जो है कब आना है, फॉर्म की डेट ये 15 जनवरी से फरवरी के बीच में। ओके तो 15 जनवरी से फरवरी के बीच में टोटली आपका 15 जनवरी बीत जाएगा। 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी और 15 दिन बचा रहेगा, और फरवरी तक लेटेस्ट आपका उसमें उसी के बीच में एग्जाम है आपकी, यानी कि फॉर्म आएगा। सो फिलिंग करना है, वो डेट कंफर्म हम करा देंगे आप लोगों को। और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जो है आपका श्योर है कि अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में क्यों, क्योंकि इस बार चुनाव है, तो ज़्यादातर यानी कि कंडीशंस यही है कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेक्चर 11 को चलिए स्किप करते हैं, 9 अपने सेशंस पे आ जाते हैं कि कितने गाइस जुड़े थे, उनको सब कुछ पता हो चुका। होमवर्क भी रूपम एंड सैनी किए हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया आप लोग होमवर्क किए हो। आज भी जो होमवर्क करेगा लिस्ट डेली आपको प्रोवाइड कराई जाती है जी, बिल्कुल प्रोवाइड कराते भी रहेंगे। साथ ही साथ बढ़िया से अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो टोटली बताया भी जाएगा। नहीं पढ़ाई करोगे तो वो भी लिस्ट, अपसेंटी चढ़ी तो वो भी लिस्ट, सब कुछ बनता है। टेलीग्राम पे जुड़ के तो देखिए, टेलीग्राम पे जितने भी गाइस अपसेंट रहते हो वो सबको टोटली बताया जाता है। जो प्रेजेंट ही है बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। और कितने गाइस जुड़ते हैं, स्किप कौन कौन करता है, सब हमें सब पता चलता है, बिल्कुल पता तो चलेगा ही चलेगा। चलिए स्टार्ट सेशन होता है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे आप देखेंगे गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड है। और कुछ गाइस कह रहे थे मैम थोड़ा सा फास्ट गाइस पढ़ाया जाएगा। देखिए हमें सबको लेकर चलना है, साथ ही साथ सबको साथ में लेकर के चलेंगे। और थोड़ा सा जब सेशंस को यार सब समझाया जाता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यही हम कहते हैं निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दिया, चलिए बता दीजिए, ये आंसर है। आगे चलिए, तो क्या कुछ समझ पाओगे आप ही बताइए, समझ पाएंगे, कौन कौन समझ पाएगा। चलिए देखते हैं, हाँ कर तो दीजिए कम से कम। नहीं, कौन है, समझ कुछ नहीं पाओगे जब इतना समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है।
कुछ गाइज हैं समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग भी सीख लेंगे, डोंट माइंड। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, वो हिंदी का होगा और यानी कि इंग्लिश, दोनों में लिखा रहेगा। जो आपको कंबाइन, जो बढ़िया लगे, जो आप चूज किए रहेंगे वही आपको करना है। गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर देते हैं। जी बिल्कुल देते रहेंगे, यहाँ पे सभी का चैट पढ़ा जाता है, सभी का देखते हैं हम कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। गुरु हरिकृष्ण, गुरु हरिकृष्ण इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे फर्स्ट गाइस सही हो जाएंगे। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। अब यहीं पे गाइज अगर बात हो सेकंड वाला, तो सेकंड क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील, सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, यानी कि फ्लैमेबल, जलने वाला? रुई, नायलॉन, रुई कहीं जलेगी, चलिए ऊन, रेशम, क्या चीज़ है? इसमें तो कुछ तो लग रहा होगा। कितने गाइस सही आंसर देते हैं भैया? सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। नायलॉन इज द करेक्ट आंसर, नायलॉन जो होगा वो करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा। रुई, ऊन, रेशम, इसमें से कोई आंसर नहीं है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। नायलॉन जो है वो ज्वलनशील पदार्थ। सो केमिस्ट्री के पढ़ने वाले गाइस तो जीके जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जीके जीएस से भागोगे तो आप लोग कहाँ जाओगे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का जो स्रोत है गाइस, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस या फिर ये सभी यानी कि आलाप देवक। इन कंडीशंस में कितने गाइस सही करते हैं? तीसरा स्टार्ट है, इसका आंसर चलिए बताते चलते हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि मौर्यकालीन जब नगर प्रशासन है, कोई भी चीज़ होता है, जब प्रशासन आपका चल रहा होता है, उसके संबंध में टोटली आपको जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक वो शासन चला ही नहीं होगा। वो जो शासक होगा वो शासन सत्ता पे कैसे काम करेगा जब तक उनको पूरी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। सो अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, सब कुछ टोटली जानकारी होनी चाहिए। सो ये सभी वाले करेक्ट हो जाएंगे आंसर वाले। अब यहीं पे गाइस बात क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा आगे बताया जाएगा, स्किप नहीं करेंगे तो ही समझेंगे, अगर स्किप करके भागे तो नहीं समझोगे। कौन कौन स्किप कर रहे हैं यार? सेशन स्किप करोगे, बार बार टेलीग्राम पे जाकर के इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे कि नहीं भैया आ जाइए आपका सेशन से स्टार्ट है। सेशन बता दिया जाता है, स्टार्ट भी आपको टाइम भी पता है, 5 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है। जीके जी एक आध दिन नेटवर्क इशू हो जाता है, बट डेली आपको पढ़ाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद। सभी महात्मा गांधी पक्का है, श्योरली है, महात्मा गांधी ही करोगे। चलो देखते हैं कितने गाइस सही आंसर लगाते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा डिफरेंसेस ये, अगर पूछता चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले उकसाया किसने था? राम कुमार शुक्ल ने ही। तब उस पे काम कौन किया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ही लेकर के सभी को साथ में चले थे, लेकिन जो मेन है वो तो माने ही जाएंगे राम शुक्ल को। कंफर्म हुआ कंडीशंस? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं चारों ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे लगता है, तो ऐसे आता है। और ध्यान दीजिएगा, तुक्का यार लगाने की बिल्कुल कोशिश न करिए। ये 1/3 जानते हो ना, माइनस मार्किंग है, तो हर एक क्वेश्चन पे आपको हर एक करेक्ट आंसर पे सही एक करेक्ट आंसर पे 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर एक आंसर आप गलत कर दिए तो 1/3 मार्क्स कट भी जाता है। तो तुक्का ना लगाइए, सही आंसर करके आपको आना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? इसमें आपको 3 चीज़ जानकारी रखना है। क्या क्या? डेट, और फिर से डे एंड ईयर। डे, डेट एंड ईयर, तीनों चीज़ आप कंफर्म करिए। हो सकता है कि 1942 सब में चलिए दिया है, अगस्त भी सब में दिया है, अगस्त भी यानी कि मंथ भी सब में दिया है, और ईयर भी सब में दिया है, बट ये आपका डेट चेंज कर दिया है। इस ऐसे तीनों चीज़ों में हो सकता है कि ईयरली आपका चेंज कर दिया जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा। तो 9 अगस्त, 11 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 15 अगस्त, इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 15 स्टार्ट है, इसमें सही आंसर करते चलेंगे आप लोग।
जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में ऐसी घटना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपको बता दिया जाए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे आपके ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये सारी चीज़ें, मतलब क्रिकेट में खेलकूद से आता है, खेलकूद में जैसे आपके राज्य और राजधानी इंपॉर्टेंट अगर आपको बता ही दिया जाए, इंपॉर्टेंट चलिए नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है कि राज्य राजधानी से क्वेश्चंस, ये हम एक वीडियो चल रहे हैं बनाने यहाँ पे, अभी तो मान लीजिए पढ़ लीजिए। राज्य राजधानी याद करने के ट्रिकी सॉल्व करवाएंगे हम आपको। कैसे याद करते हैं? ट्रॉफी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, टॉफी नहीं है भैया यहाँ पे कि आप लोग चॉकलेट खा रहे हो, खाइए बढ़िया से, लेकिन ट्रॉफी क्वेश्चंस भी रटते चलिए। ट्रॉफी से रिलेटेड खेल कूद से संबंधित आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, खेल कूद से संबंधित भी समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा जरूर ये क्वेश्चन से, सारी चीज़ें अच्छी बात है। तो खेल कूद ट्रॉफी हो गया। क्रिकेट में मतलब कि कौन हो सकता है कि क्रिकेट में जैसे आपका फुटबॉल हो गया, कितने टीम का है, क्रिकेट में कितने टीम के होते हैं, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, ये सारी कंडीशंस आपके से पूछी जाती हैं। और यहाँ पे ईयरली ज़्यादातर, और जो जब भारत आज़ाद हुआ यानी कि देश अपना आज़ाद हुआ था, उस टाइम का जितना भी फैक्ट होगा वो नाव आप जरूर रख लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 100% है, आने तो आने हैं, उसमें से क्वेश्चन जरूर पुट अप। ये सारी चीज़ें जो बता दिया जाए इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस करेंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जरूर, सो श्योरली आप पढ़ते चलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि लुसेंट की बुक भी यार साथ में रखो, लुसेंट के ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस आप देखते हो ना जीके जीएस के, जितना भी पढ़ाया भी गया है प्रीवियस में, सारे क्वेश्चंस आपके लुसेंट से ही है, बाकी और कहीं से नहीं है, लुसेंट की बुक से ही है। बिहार में 1857 का ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ? जगदीशपुर, पटना, दानापुर या फिर गया? गया का स्थान है एक नाम का, देख लीजिएगा, 6 स्टार्ड है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं दानापुर, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे कि बिहार में 1857 की ईस्वी की क्रांति यानी विद्रोह सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? दानापुर से। कंफर्म हो रहा है? सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलिए, जिससे कि और भी गाइज आकर के नाउ फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो से जुड़ सके और नाउ देख सके। ये टोटली आपका गाइज होता है कि बिहार स्थित मुंगेर जिले के, सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि मुंगेर जिला, तो जो कि बिहार में स्थित, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल जो था वो किस शासक से पराजित हुआ था? शासन नहीं है, शासन होता है शासन सत्ता, जो शासक उस पर काम कर रहा होता है, राज्य कार्यभार संभाल रहा होता है, लेकिन शासक जो है वो पर्सन है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट चतुर्थ, भैया तीसरे गायब हैं, और चौथा ऑप्शन नागसेन हो जाता है। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नागसेन है तो नागसेन अलग है तो अलग हो जाएगी, जी नहीं। नागभट्ट द्वितीय, सभी अलग अलग हैं, सभी शासक अलग अलग हैं। नागभट्ट द्वितीय जो थे वो धर्मपाल, उससे क्या हुआ था? पराजित हो गया था। बढ़िया लग रहा है। अब यहीं पे बात किया जाएगा आपका 8 क्वेश्चंस का। 8 क्वेश्चन क्या है कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? सबसे पहले बक्सर युद्ध हुआ, और बक्सर के जस्ट युद्ध के बाद आपका बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1764, 1765, 1769 या फिर 1865? इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर जवाब देते हैं। जी बिल्कुल करते रहिए, 8वां ही क्वेश्चन स्टार्ट है जी, बिल्कुल 8वां ही स्टार्ट है यार आप लोगों का। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। 1765 करेक्ट हो रहा है मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम बिकॉज यू हैव टू मोर टाइम। अभी एग्जाम में गाइस नहीं बैठे हो, अभी 2-3 महीने आप बढ़िया से बकायदे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए आप लोग। तो ये कंडीशंस होता है 1765 का। आगे चला जाए, फिर 9वें पे चला जाए। ओके, तो 9वां आपका क्वेश्चन क्या होता है कि बिहार का वह महत्वपूर्ण स्थल, ऐसा महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है? बिहार में है, जहाँ से नवपाषाणकालीन हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। नवपाषाणकालीन, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण का, प्राचीन मतलब दुनिया भर के पाषाण काल हैं, सब कुछ पढ़िए, हिस्ट्री लेवल के हैं। चेचर, ध्यान दीजिए, डिजीज से नहीं है, चेचक नहीं होगा। मनेर, सोनपुर, चिरांद, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए देखते हैं 9वें का करेक्ट आंसर कितने गाइस सही आंसर जवाब लगाते हैं।
करते रहिए आप लोग। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे। चिराज इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज 10 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो 10 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताइए कि वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ये आपको एक चीज कंफर्म हुई, इससे दो चीज आपको कंफर्म हुई, यानी कि इसके द्वारा ये बहिष्कार किया गया, क्यों, कोई रीजन रहा होगा कि 1927 के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। क्यों, इनमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन सेकंड आता है इसका अध्यक्ष ब्रिटिश था, या फिर इसने कांग्रेस की उपेक्षा कर दी थी। उपेक्षा मतलब निंदनीय वर्ग, यानी कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10 का कितने गाइस आंसर कर रहे हैं जी। बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग, अच्छी बात है। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि इनमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। कोई भी सदस्य यानी कि एनी आपका मेंबर जो थे वो भारतीय इंडियन थे ही नहीं। इसलिए 1927 के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप करते रहे चलो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। नाउ लास्ट एंड तक जुड़े रहेंगे, होमवर्क भी फाइंड करेंगे और मेन कमेंट बॉक्स में आप सेशंस के एंड के आधे घंटे लगभग 1 घंटे तक आंसर कर देंगे तो ही लिस्ट आपकी बनेगी, वरना मान्य नहीं होगा, अमान्य घोषित किया जाता है। ये क्या होता है कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के किस जिले में ही स्थित है। दो चीज़ सीखें। सबसे पहले ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन जो आश्रयणी है, आश्रयणी बिहार कहाँ पे स्थित है, किस जिले में, बिहार में ही स्थित है। लेकिन कहाँ पे, किस जिले में, पटना, भागलपुर, मुंगेर या फिर बेगूसराय, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। चलिए 11 स्टार्ट है आपका जी, बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी भागलपुर बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। सो बहुत बहुत अच्छी बात है, वेल डन गाइज, आप लोग सही करेक्ट आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है। जितने भी करेक्ट आंसर करने वाले और जितने गाइज का आंसर गलत हो रहा है वो ये मत इसके बाद सुनने के बाद कर दीजिए कि मैम हम आंसर करेंगे ही नहीं। आंसर बिल्कुल करिए। खेल में भाग लेने से मतलब होता है, हारने या जीते तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे हारेंगे। एक बार अगर हार गए दूसरी बार प्रैक्टिस कीजिए, तब तो जीतोगे, तब भी हार जाएंगे, तीसरी बार प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन ऐसे अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो जीत हासिल है, अगर उसी पे स्किप कर जाओगे तो हार गए समझिए। ऐसे ही लाइफ में होता है, किसी भी एरिया में होता है। बैकअप की प्रोसेस कभी ना अपनाओ, हमेशा लड़ते रहो, फाइटिंग हमेशा करते रहो। अरे भैया फाइटिंग फेस करना होता है, सामना करना होता है, वो भी सूझबूझ के साथ। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। बंगाल में सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा स्टार्ट हुई थी, लेकिन बंगाल के किस जिले में, फरीदपुर, पबाना, नदिया या फिर जैसो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस जी। बिल्कुल स्टार्ट है आपका ऑप्शन करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं नदिया, वो सभी सही हो जाएंगे क्योंकि नदिया इज द करेक्ट आंसर। नदिया जो है वही आपका बंगाल जिले में ये नील आंदोलन, न से नील नदिया में स्टार्ट हुआ था। सेशन बढ़िया लग रहा है। ओके, फॉर्म कब आएगा ये भी आपको बता दिया गया है, और एग्जाम कब होगा ये भी। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ने की कोशिश करो, तभी यार समझ में आपको आएगा। और जितने गाइस जुड़े हो वेल डन, बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़े हो, पढ़ाई करो, एक न एक दिन सब क्या आपको एग्जाम में सक्सेस जरूर मिलेगा। बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उपजाई जाती है। सबसे अधिक भूमि में यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अपनाई जाती है, उपजाई जाती है, कहाँ पे, बिहार में। धान, जौ, बाजरा या फिर गेहूं, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। 13 स्टार्ट है, चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग करते रहिए। सो जितने भी सभी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। धान जो है वो ज़्यादा उपजाई जाती है, यानी कि ज़्यादातर धान ही उपजाई जाती है, और भी खेती की जाती है, बट धान जो होता है वो मैक्सिमाइज किया जाता है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता, अभी पूछता व्हाट इज द इक्विवेलिटी ऑफ द जैन धर्म एंड क्या है, जैन रिलीजन एंड बौद्ध रिलीजन। जैन और बौद्ध दोनों अलग अलग धर्म हैं और दोनों में क्या चीज़ समानता होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति प्रथा को सामान्यता, बस आपका टोटली बने रहेंगे 9 सेशंस में, 5 मिनट और सेशंस आपका चलने वाला है। उसके बाद आफ्टर दैट आपको 7 PM पे आना होगा। 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्लासेस, 5 मिनट आप बने रहिए, 9 होमवर्क लेके जाइएगा, 100 सेशंस को पढ़ते भी रहेंगे। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास,
कि आत्मा जो है उसके पुनर्जन्म में विश्वास, या फिर पशु बल का विरोध होगा, या वस्त्र का त्याग होगा। तो कंडीशंस इसके आपके क्लियर हो रहे हैं। 14 आपका स्टार्ट भी है। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। पशु बलि का विरोध, बहुत अच्छी बात थी। पशु बल का विरोध किया जाता था कि पशुओं को वहाँ पे मतलब कि उन्हें मारना नहीं था, और वो चीज़ जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में थी, इसलिए ये दोनों में इक्वलिटी होता है। सच बढ़िया लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि 15 पे। सो 15 क्वेश्चन आपका क्या होता है, 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? जिस तरह से रिलीजन था वो संप्रदाय से संबंधित था। चिश्ती, सुहरावर्दी, मदारी, या फिर फिरदौसी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए 15 आपका स्टार्ट है, करते रहिए आंसर। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। फिरदौसी इज द करेक्ट आंसर। फिरदौसी जो होगा वो गाइस समझ में आ जाएगा। हिंदी के सेशंस में कितने गाइस बने थे? क्योंकि 3:30 बजे क्लासेस हो गया है, अब तो क्लासेस अटेंड करके आप लोग आ जाएंगे। किसी किसी गाइस का होता है प्रैक्टिकल आपका अगर 4 टाइम लग जाता है 4 o'clock का, तो डोंट माइंड, आप बाद में पढ़िए और सेशंस को थम्स अप कर दीजिएगा बिल्कुल, अगर पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से तो। और साथ ही साथ आप कोई भी दिक्कत हो तो आप मेन कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जुड़े ही हैं वहाँ से आप कन्फर्म कर सकते हैं। ये कंडीशंस आपकी हो गई फिरदौसी की। अब यहीं पे 16 स्टार्ट होता है। 16 क्या होगा गाइस कि वे कौन से तत्व थे, वे आखिर कौन से तत्व थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की थी? भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की। आर्थिक शोषण, बौद्धिक पुनर्जागरण, समाचार पत्र एवं प्रेस, या फिर ये सभी, यानी कि आलाप दिए गए जो तीनों कंडीशंस दिया गया है वो होगा। 16 स्टार्ट है, आंसर करते रहेंगे आप लोग। जी बिल्कुल करते हैं। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ये सभी होगा क्यों? क्योंकि आर्थिक शोषण भी है, बौद्धिक पुनर्जागरण भी जरूरी है, समाचार पत्र एवं प्रेस। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा गाइस तब तक वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो समाचार पत्र एवं प्रेस की तो इसमें ज़रूरत थी क्योंकि प्रेस से ऑलरेडी पहले छपाई की जाती थी। और फिर से बौद्धिक पुनर्जागरण, यानी कि आपके माइंड ही अगर नहीं होगा, इंटेलिजेंस ही नहीं होंगे, काम कैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं। और आर्थिक शोषण जो होता है वो बहुत ही घटिया चीज़ है। आर्थिक शोषण क्या चीज़ होता था कि मतलब कि अर्थव्यवस्था पे वो पूरा इफेक्ट डालता था। ये सारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कौन से तत्व जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद से उत्थान में सहायता की, ये सारी चीज़ छोड़ करके नाव आगे वो बढ़ी थी। अब यहाँ पे गाइस आपका 17 स्टार्ट होता है। 17 क्वेश्चन से होता है उत्तर वैदिक काल, सभी वैदिक काल है लेकिन वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? रुद्र, प्रजापति, विष्णु, या फिर पूषण, कौन होंगे गाइस? 17 आपका स्टार्ट है। चलिए इसमें बताते रहेंगे। तो प्रजापति इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? प्रजापति। सो आपकी जानकारी के लिए अगर बता देगा कि सभी इंसान अलग अलग और जब पहले भी अलग अलग रूप में भगवान को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर है वो एक है। ईश्वर आदि अनंत है, एक है, उन्हीं का रूप अलग अलग है और अलग अलग रूपों को ही इंसान, हर एक इंसान मानता है। समझ में आ गया? अब यहीं पर होगा आपका स्टार्ट होता है 18 क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक तो आपको पता है कि अगर पूछ लिया जाए अंगुत्तर निकाय क्या है, व्हाट इज अ अंगुत्तर निकाय, तो आप क्या बताएंगे? बौद्ध ग्रंथ है, ये हमारा बौद्ध ग्रंथ है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है गाइस कि 2-2 क्वेश्चन सीख रहे हो, अच्छी बात है। मतलब 25 पढ़ रहे हो तो आप 50 टोटली क्वेश्चन कवर कर पाए। आधे घंटे के वीडियो में लगभग आप अगर 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इतना आप जो है अपने मन से जीके में कभी नहीं पढ़ पाओ। जीके में बहुत पढ़ोगे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व। हमें पता है कैसे पढ़ाई होती है, सब पता है कितने बढ़िया आप लोग पढ़ते हो। तो क्या होगा, लगभग कहने के 15 क्वेश्चन है बट यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन, बट कवर कितने हो रहे हैं? 50 क्वेश्चंस आपके, टोटली 50 क्वेश्चंस, दूनी कर दो आप। तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित अंगुत्तर निकाय है जो कि किसके बारे में जानकारी मिलते हैं? नगर प्रशासन, युद्ध, महाजनपद, या फिर मगध। इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? चलिए बताते रहे, बिल्कुल करते रहिए, आंसर करते रहिए, अच्छी बात है। 18 जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं यानी कि महाजनपद, वो सभी सही हो जाएंगे। महाजनपद जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
अब यहीं पे गाइस ये स्टार्ट होता है 19 का। 19 क्या है, 19 बता रहा है कि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, अशोक। अशोक हमेशा प्रसिद्ध में आते हैं, फेमस हैं, इसलिए इनकी द्वारा लिखी गई लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। सर्वप्रथम कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, टिफेन थेरर या फिर जेम्स अगस्टम कनिंघम। इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर देते हैं। अच्छी बात है, आंसर करते रहिए। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक की लिपि को पढ़ा था। सेशन बढ़िया कवर कर पा रहे हो, बढ़िया सेशन लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। सो सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट की बुक से रखे गए हैं। सो लूसेंट की बुक से सारे टोटली क्वेश्चंस हैं, और लूसेंट बुक आप साथ में रखेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, और जो ना समझ में आप पूछते भी रहेंगे। करंट अफेयर टोटली पढ़ के जाओगे आप लोग, करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। और ट्रॉफी से क्वेश्चंस आपके खेल कूद से हो गए, आपके राज्य और राजधानी से हो गए, मुद्रा का क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे कि मतलब किस देश में क्या मुद्राएं चलती हैं, और जैसे अमेरिका में डॉलर, भारत में रुपए, तो ये मतलब कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको कंफर्म होना चाहिए। और भारत जब आपका अपना देश आज़ाद हुआ था, यानी तो देश आज़ाद होने पे कौन कौन से फैक्ट यानी कि इम्पॉर्टेंट वो होते हैं कि किस सत्र में क्या चीज़ें घटित हुई थी, या भारत को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कहाँ कहाँ पे ये कांड हुआ, कहाँ कहाँ चीज़ें की गई, वो चीज़ें आप रखेंगे। तो यहाँ पे 10-20 फैक्ट ऐसे भी बताए दिए जा रहे हैं, उससे आप रिलेशन को रखिए, और यहीं पे आप अगर विदाउट स्किप किए हुए पढ़ते रहेंगे तो जल्द ही आपको यहाँ पे बता देंगे राज्य और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी ट्रिकी। एक ही वीडियो में 10 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिकी क्योंकि ट्रिकी होगा, इसलिए बोले हैं ट्रिकी। ट्रिकी है तो ट्रिकी ही होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था। बात अगर हो कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में, क्योंकि सिकंदर जो था मगध में आक्रमण किया, उस समय वंश का शासन यानी कि शासक उस समय कौन था मगध का, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश, कौन था आखिर। 20। सो जितने भी जी बिल्कुल करते रहिए आंसर। अच्छी बात है कि जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। नंदवंश, नंदवंश जो था वो करेक्ट आंसर होगा कि मगध का उस समय नंदवंश था, जब जो है ये कौन किए थे, सिकंदर उस पर आक्रमण किया था। तो अजंता की अप्सरा किस काल से उत्कृष्ट चित्रावली है। इसमें भी 2 क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अजंता की अप्सरा क्या है, तो चित्रावली है एक टाइप्स की, और किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है, मौर्य काल, विश्व कुषाण काल, गुप्त काल या फिर सातवाहन काल। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 21 का स्टार्ट है जो बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। गुप्त काल, गुप्त काल इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल जो होगा वो अजंता की अप्सरा उसी चित्रावली से, उत्कृष्ट चित्रावली से संबंधित है। अब यहाँ पे धीरे धीरे चल रहे हैं हम लास्ट सेशंस पे, यानी कि आप समझिए 25 का 50 समझिए क्वेश्चंस, तो वहाँ पे लगभग कवर हो चुका है अपना। कंबल का रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है। इम्पॉर्टेंट सेशंस में भी वेरी वेरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए बताया जाता है। और जो गाइज अगर आप सेशंस को स्किप कर रहे हो तो क्या आप लोग जान पाएंगे, जो स्किप करेगा वो बिल्कुल नहीं जान पाएगा। कंबन के रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, अवधी, क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 22 का कितने गाइज सही आंसर कर रहे हैं। सो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। तमिल इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे गाइज आपका 23 स्टार्ट किया जाता है। 23 क्या होता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने आरंभ किया था, हुआ कि नहीं। अब मुद्रा से अगर रिलेटेड पहचान पा रहे हो कि कहाँ की मुद्राएं कहाँ किस देश में चलती हैं, तो आखिर मुद्रा किसने स्टार्ट किया था, सांकेतिक मुद्रा में, क्योंकि भाषा 3 होती है, लिखित, मौखिक एंड सांकेतिक। ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, 23 बिल्कुल। सो जितने भी ऑप्शन डी बता रहे हैं जी बिल्कुल आपका 23 स्टार्ट है। अच्छी बात है, आंसर करते रहिए। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हैं यानी मोहम्मद बिन तुगलक, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। सो बढ़िया लग रहा है, जाते जाते आप थम्स अप भी करते जाएंगे आप लोग गाइज। और यहाँ पे चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट,
तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आज होमवर्क नेक्स्ट सेशंस में देखते हैं। सिर्फ तो सिर्फ काउंटिंग उसकी की जाएगी जो इस सेशंस के लास्ट के एट फर्स्ट आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर ही रिप्लाई कर देंगे। बाद में अगर आप रिप्लाई करते हो, जस्ट 1 घंटा बीता, 1 आवर के बाद आपके लिस्ट में नाम नहीं होगी। अब यहीं पे 25 हो जाता है। सो पढ़िए, तुरंत तुरंत आंसर करिए। कुछ गाइज होते हैं कि तुरंत कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लोग पढ़िए, वेल डन। तो मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप ये होता है। सो फिर चला जाए आज के सेशंस में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए अभी। और आपको पता है फॉर्म आपका कब आएगा, 15 जनवरी से फरवरी के बीच में आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि आ जाएगा। आप उसके लिए अपना आवेदन कर देंगे। और बताया गया है जनरल के लिए 1500 रुपये, और बाकी और भी जो ST SC और बाकी सब कुछ हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट होगा, तो कॉलेज से अपना कन्फर्म कर लेंगे। और 1/3 आपकी मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग, और 2 नंबर मिलता है हर एक सही करेक्ट आंसर पे। सारी चीज़ें यार गाइज मिल रही हैं आपको। अगर बढ़िया ढंग से पाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाइए और देखिए, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, 9 सेशंस को हमारा फर्स्ट देख लीजिए। सो जल्द ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशंस में, यानी कि 7 PM पे मिला जाएगा। फिर मैथ्स एंड रीजनिंग लेकर के आए हैं। सो वेन आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन गाइज आपका स्टार्ट है। अगर बात हो कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, और फिर ब्लड रिलेशनशिप, एनालॉग का क्वेश्चंस, घन यानी कि क्यूब, आपका स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक लेवल है गाइज। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही थोड़ा सा हार्ड भी पड़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, बट डोंट माइंड, हम हैं तो पढ़ाएंगे तो आप लोग समझेंगे ज़रूर, और आता भी है। ये सारे जो नाम हम लिए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पहले इम्पॉर्टेंट सॉल्व करा दिया जा रहा है, और आपका उसके अंतर्गत क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। जस्ट थियरी खत्म हो चुकी है वेन डायग्राम की। आज जो है टोटली आपका बताया जाएगा यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन, यानी कि उसके आंसर क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व होंगे। सो चला जाए फिर आज के सेशंस में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।